एंड प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है मिशन मेरिट पे। और चलिए हम लोग फिर से आ गए एक नए वीडियो के साथ आपके लिए। फिर से एसएससी जीडी को यहाँ पे क्लियर करेंगे। हम तोड़ के रख देना एसएससी जीडी को। और यहाँ जानिए कि क्वालिफाई करना है कि ना, नौकरी लेना है तो लेना है। इसके लिए देखिए आप वीडियो में बने रहिएगा। आपका 50 क्वेश्चन का डिस्कशन फिर लेके हम आ गए हैं। भले ये 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आगे जाके, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 से ढाई प्रश्नों में। बस आप लोग क्या कीजिएगा, बस क्या कीजिए कि आप बने रहिए प्रश्न में और देखिए कि डिस्कशन जो भी हो रहा है, और पेन पेंसिल जो भी कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। जो भी डिस्कशन आपको देंगे उसको क्या करना है, आपको पेन डाउन करना है, यानी कि लिखते जाना है। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य शासक था जिसने भद्रा नदी को डूबकर क्या किया था, परम योग की प्राप्ति की थी। एक मिनट थोड़ा सा मार्कर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो आंसर जाएगा सोमेश्वर प्रथम जाएगा। समझ में आ रहा है क्या जाएगा? सोमेश्वर प्रथम। वहीं आप देखिए ये दो है तैलब द्वितीय, तो ये चालुक्य चालुक्य के आपका कल्याणी शासक है। कल्याणी संस्थापक है। आ रहा है समझ में? यानी कि क्या है, संस्थापक है, स्थापक है। वहीं देखिएगा कि चालुक्य के वेंगी संस्थापक आपका हो जाएंगे विष्णुवर्धन। कौन हो जाएंगे? विष्णुवर्धन। वर्धन, ठीक है। वही आपको दिख रहा होगा विक्रम आदित्य 5। तो ये भी देखिएगा चालुक्य के कल्याणी के ही शासक थे। कल्याणी के शासक थे जिन्होंने किसको हराया, तो राजा भोज को पराजित किया। राजा पराजित किया, पराजित किया था। आ रहा है समझ में? राजा भोज को पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका कि विक्रा एक मिनट, तीसरा प्रश्न आ गया कहाँ? फिर निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता थी? तो चोल मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो देखिए चोल मंदिर का जो प्रमुख विशेषता था, उस मंदिर का प्रमुख विशेषता था विमान। क्या था? विमान। देखिए विमान था क्या, अगर ये मंदिर है और इस अगर मान लीजिए मंदिर का ग्रह, ठीक है ना, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, गर्भगृह। यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं, और भी मंदिर का इस तरह से स्ट्रक्चर दक्षिण भारत का मुख्य, ये इस तरह से चल के यहाँ से आपका सीढ़ी बना हुआ है जो भी नीचे उतरने के लिए, और यहाँ पे इस तरह से मंदिर के आगे एक बड़ा सा दरवाजा, मतलब इस तरह से दरवाजा जैसा होता है। ठीक है, देखिए इसको बोला जाता है विमान शिखर पे, और यहाँ पे कलश रखा हुआ होता है, और यहाँ पे पताका लगा होता है, नहीं झंडा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है शिखर। इसको क्या बोला जाता है? शिखर। ये वाला हिस्सा को शिखर। ये आपको दिख रहा होगा एक मंडप। तो ये वाला हिस्सा जो चार पाया पे गर्भगृह से पहले होता है, जहाँ पे एक हॉल जैसा होता है, हॉल हॉल यहाँ पे क्या करते हैं कि व्यक्ति स्टे करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रुकते हैं। इसको बोला जाता है आपका मंडप। शिखर बताए दिए। गोपुरम देखिए, ये जो आगे द्वार होता है, मंदिर के आगे जो द्वार होता है वो क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। आरासन में अब देखिएगा कि यहाँ पे चोल चोल वंश का अगर संस्थापक की बात करें, इसके संस्थापक संस्थापक थोड़ा सा और इसको संस्थापक विद्यालय। विद्यालय थे चोल वंश के संस्थापक।
आ रहा है समझ में। और देखिए इसमें क्या है, इसकी राजधानी थी तंजौर, इसका राजधानी था चोल का कैपिटल शॉर्ट में लिख रहे हैं तंजौर। आ रहा है समझ में। और नटराज की जो मूर्ति मिला है, नटराज मूर्ति, वो चोल काल का ही है, काल का ही है नटराज का मूर्ति। आ रहा है समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। और देखिएगा कि ये जो विमानन है ये दक्षिण भारत की मंदिरों का प्रमुख विशेषता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। ठीक है, 200 ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये किया है आपका अतीश दीपांकर। किसने किया है? अतीश दीपांकर ने। आ रहा है समझ में। अब देखिए कि ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय ये है कहाँ? भागलपुर में। है भागलपुर। भागलपुर कहाँ? बिहार, आपको पता है बिहार। बनाया कौन? इसको बनाया है आपका धर्मपाल ने। ठीक है ना, पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। धर्मपाल ने, जो पाल वंश का शासक था, उसने इसको बनवाया। किसको? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। वहीं आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त गुप्त ने बनवाया था। ये गुप्त वंश का शासक था। उसके लिए उसको शासन प्रशासन के लिए कई गांव दान में दे दिए गए थे, लगभग 400 या 200, ठीक है ना, गांव दान में दिया गया था, ताकि उसके टैक्स से क्या करे कि विश्वविद्यालय चलता रहे। आ रहा है समझ में। और वहीं पे देखिएगा कि उदंतपुरी मठ, ठीक है, उदंतपुरी मठ देवपाल ने बनवाया था। उदंतपुरी मठ, उदंतपुरी मठ ये बनाया था किसने? तो ये आपका बनाया था देवपाल ने। काल के समय, ठीक है ना, एक और विश्वविद्यालय का नाम सुनेंगे, तक्षशिला। देखिए ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला जो है, ठीक है ना, राजा तक्ष ने बनाया था। राजा तक्ष। अब ये राजा तक्ष था कौन? तो कहीं कहीं राजा तक्ष के बारे में बताया जाता है कि ये जो था भरत का, राजा भरत का पुत्र था। और कौन भरत? वही, यानी कि जो रामायण में है श्री राम प्रभु, यानी राम जी के, श्री राम जी के भाई के पुत्र थे। आ रहा है समझ में, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और एक मिनट, थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। इसमें देखिए कि बात की है कि कहाँ, हाँ नालंदा। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को, इसको ध्वस्त किसने किया? ध्वस्त यानी कि इसका विनाश किसने किया? ध्वस्त यानी कि विनाश ये किया था बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा में आग लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही, जितना समेट के हो सका, ठीक है ना, ले जाना था ले गया, बाकी बचा हुआ को आग लगा दिया। अब ऐसा भी माना जाता है कि वो वहां से, ठीक है ना, तेजी में भागते 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 जिस स्थान पे फिर आके रुका, थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी जैसे वहां पे भी, ठीक है ना, आपको है एक बख्तियारपुर जगह, शायद बोला जाता है कि उसी के नाम पर वहाँ रेस्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर नाम पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं को आपको, ठीक है ना, मिलाना है। इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित घटनाओं को मिलाना है। तो बीजापुर के जो सरदार था अफजल खां, उसकी हत्या, तो देखिए इसकी हत्या, ये तो ठीक है जी, सिर्फ
सामने सामने है। इसकी हत्या 1659 में ही किया गया था, ठीक है ना। तो इसकी हत्या किया किसने? इसकी हत्या शिवाजी ने किया था, ठीक है। हाँ, किसने इनकी हत्या किया? हत्या किया कैसे? तो बाघ नख, यानी कि इसमें, ठीक है ना, इसमें पहन लिए थे, जैसे कि जो बाघ जैसा पंजा टाइप का उसमें निकला हुआ था, और उसी से उसका क्या किए, एकदम पूरा पेटे फाड़ दिए। आ रहा समझ में? तो ये तो हो गया। उसका देखिएगा, शिवाजी द्वारा दक्कन में मुगलों का सूबेदार का शाइस्ता खां पर हमला, तो ये भी ठीक है, सामने अब कहीं जाएगा। आ रहा समझ में? यानी कि 1663 में ही हुआ था। और जैसे कि ये जो था ना, ये सैनिक था। आ रहा समझ में? बीजापुर का क्या था? सैनिक कमांडर था। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। सूरत पर लूट, और शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। शिवाजी ने कितना लूटा? शिवाजी ने तो 2 बार लूटा था। सोचने वाली बात है कि यहाँ पे बोल रहा है पहला लूट और दूसरा लूट। ये देखिए, पहला लूट जो भी होगा वो तो पहले ना होगा जी, और बाद में ना, दूसरा वाला बाद में होगा। तो देखिए इस डेट में आपको पता चल रहा है, यहाँ है 1670, 1664, तो पहला बोल रहा है तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। यानी कि मिलाइए, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन जाएगा? तो यहाँ पे सी नंबर जा रहा है, ठीक है। 1 का 1, 2 का बी, 3 का 4, और इसका 4 का सी, ठीक है। और इसमें और समझिए कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाने का शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ये कब किया था? तो 1895 में, 95 में। वही देखिए, गणेश महोत्सव भी, गणेश उत्सव भी तिलक जी के द्वारा ही, ठीक है ना, चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका 1893 में, 98 में। यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि तिलक जी का, जब बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है ना, क्या हुआ? मृत्यु हुआ। इनका मृत्यु जो हुआ है 1 अगस्त 1920 को हुआ है, ठीक है ना। कब हुआ? 1/20 को। तो इसके सब को, ठीक है ना, इसके सब को कांधा किन किन लोगों ने दिया था, मुख्य रूप से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका मुख्य रूप से आएंगे गांधी जी और शौकत अली। और कौन आएंगे? शौकत अली। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है ना। कौन आए थे? शौकत अली, ठीक है। देखिए शिवाजी के पिता का नाम हाजी भोसले था, ठीक है ना। क्या था? हाजी भोसले जी का, ठीक है। अगर देखा जाए उत्तराधिकारी की अगर बात किया जाए तो ये थे संभाजी, इसके उत्तराधिकारी थे संभाजी। उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दोहरे गुंबद वाला, ठीक है, दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन था, जिसमें क्या था? दोहरा गुंबद था। ये होगा हुमायूं का मकबरा। ये क्या होगा? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा क्या था? कि दोहरे गुंबद वाला था। अब थोड़ा सा और इसमें समझिए, थोड़ा सा कि जो आपको यहाँ पे शेर शाह का जो मकबरा दिख रहा है, तो ये कहाँ होगा? सासाराम, राम, बिहार में है शेर शाह का मकबरा। और इतिहास में कुछ लोग हैं जो अपने मृत्यु से पहले, यानी अपने जीवन में ही अपना मकबरा बना दिए थे, ठीक है ना, यानी अपने जीवन काल में ही मकबरा बना दिए थे। मकबरा
कौन कौन थे? तो देखिए, एक तो था आपका ये शेर शाह सूरी, वहां पे है। इसके अलावा और कौन थे? इसके अलावा अकबर था, अकबर के इसने बनवाया था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन, शासक दिल्ली सल्तनत का शासक बलबन, बलबन ने ये अपने जीवन में ही यानी जीता रहते हुए क्या बनवा लिया था? अपना मकबरा बनवा लिया था। आ रहा समझ में? यहाँ पे आपको बुलंद दरवाजा दिख रहा होगा, तो इसका निर्माण अकबर ने कराया। समझ में? अकबर ने। और एक फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण अगर देखिए तो उसने भी कौन? अकबर ने ही करवाया था। ये जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, साथ के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करवाया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। बाबर का मकबरा आपको पता है, ठीक है ना, कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था। बाबर की अगर देखा जाए तो बाबर का जो जन्म हुआ है 1504 ईस्वी में, ठीक है। भारत में ये आता है 1526। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल, किसके किसके बीच? मतलब एक तो बाबर रहता है, दूसरा रहता है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। लोदी वंश का ये रहता है शासक, ये पराजित होता है और मारा जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें दिल्ली सल्तनत में अगर देखा जाए तो यही एक शासक है जो रणभूमि में मारा जाए। कौन? इब्राहिम लोदी। यहाँ से फिर देखिएगा कि मुगल वंश की नींव ढाता है, तो बाबर यहाँ तक, ठीक है ना। फिर बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर, जहांगीर, ठीक है ना, चलता है। ये जन्म, इसका मृत्यु हो जाता है 1530 में। इसका मृत्यु कब हो गया? 1530 में। तो इसको पहले दफनाया जाता है आगरा में, आगरा में। लेकिन इस दिले ख्वाहिश रहता है कि हमको दफनाया जाए कहाँ? काबुल। कहाँ? काबुल, क्योंकि ये काबुल का रहने वाला था। तो देखिए इसके मतलब इसके इच्छा के अनुसार हुमायूं फिर इसका दोबारा, हुमायूं हुमायूं कहाँ? काबुल इसको लेके जाता है, इसके मकबरे को, और वहां पे काबुल में फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये था बाबर से रिलेटेड। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में इलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, इसमें कौन शामिल नहीं है? ठीक है ना, कौन शामिल नहीं है? तो देखिएगा इसमें से 4 ऑप्शन है, 3 शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। तो कौन शामिल नहीं होगा? तो देखिएगा दीवाने ईसा। पहले तो देखिए दीवाने ईसा कौन सा विभाग होगा? तो ये पत्राचार विभाग है, पत्राचार विभाग है। कौन? दीवाने इंसा। उसका देखिएगा आरिजे मुमालिक, ठीक है ना। आरिजे मुमालिक जो है आपका, ये आपका सैन्य विभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। वजीर बोलते हैं प्रधानमंत्री को यानी पीएम को। अब देखिए मंत्री परिषद में ये सब होगा, लेकिन सद्र उद उस जो सदूर है ये धर्म से संबंधित विभाग है, यानी कि ठीक है, धार्मिक दान वाला विभाग है ये, धार्मिक दान का विभाग है। तो बोल रहा है कि मंत्री परिषद में, तो देखिए मंत्री परिषद में यानी राजनीति में धर्म से क्या कोई मतलब नहीं होगा। तो आंसर कौन जाएगा? सद्र उस सूर। ये जो है ठीक है ना, मंत्री परिषद का आ समझ में, विभाग नहीं होगा। बाकी ये तीनों था, नहीं ही पूछ रहा था यहाँ पे, तो नहीं ही हमको बताना है। तो आंसर क्या आएगा? सद्र उर, ठीक है ना, ये जाएगा। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए दिल्ली सल्तनत के बारे में जानिए, इनका संस्थापक कौन है? ऐबक संस्थापक कौन होगा? ऐबक, यानी कि पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक, हाँ, वास्तविक बोला जाए तो होगा इल्तुतमिश। समझ में? वास्तविक अगर बोलेगा तो क्या होगा जी?
इल्तुतमिश होगा, वास्तविक क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब है चरक संहिता कितने अध्याय और कितने खंडों में विभक्त था? तो देखिए चरक संहिता जो है 120 अध्याय और 8 खंडों में विभक्त था, 120 अध्याय और 8 खंडों में विभक्त था, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा कुछ डिस्कशन लायक है नहीं। अच्छा रुक जाइए, चरक थोड़ा सा इसको बात बताते हैं। चरक संहिता है, देखिएगा चरक संहिता को एक चिकित्सक यानी चरक नामक, है ना, चरक नामक ये क्या थे, चिकित्सक थे। चरक क्या थे, चिकित्सक थे। चिकित्सक थे, आ रहा है समझ में। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहता था, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तेजी तेजी भी थोड़ा खींचना है। प्रश्न है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है ना, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे आपका ए बी ठक्कर। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया था? ए बी ठक्कर के द्वारा भील, ठीक है, सेवा मंडल की स्थापना की गया था। गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब में। पटना साहिब में यहाँ पे अभी देखिएगा हरमंदिर, पटना साहिब हरमंदिर जी जो गुरुद्वारा है वहाँ पे, ठीक है, इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थली कब हुआ है? तो 1666 में, 66 में। गुरु गोविंद सिंह कैसे 10वें गुरु थे, ये थे 10वें गुरु थे, ठीक है ना। वहीं अगर देखा जाए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, नानक देव जी, आ रहा समझ में। और ये प्रथम गुरु ही होंगे, प्रथम गुरु भी होंगे, आ रहा समझ में। और थोड़ा सा याद रखिए कि ऐसे गुरु थे जिनको मुगलों ने, मुगल शासकों ने, ठीक है ना, उनकी हत्या कर दी थी। देखिएगा पहला आपका 5वां जो गुरु होंगे गुरु अर्जन देव जी। गुरु इसकी हत्या जहांगीर ने किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आएगा तेग बहादुर जी, 9वें गुरु, 9वें गुरु तेग बहादुर। हत्या कर देता है औरंगजेब, औरंगजेब, समझ में। और ये पिता होते हैं, ठीक है ना, तेग बहादुर जी 9वें जो गुरु हैं पिता होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के। और इनकी माता होती है गुजरी बाई, ठीक है ना, यानी गुरु गोविंद सिंह के माता जी होते हैं, माता जी। सिंह के, ठीक है ना, माता जी होते हैं आपको कौन? गुजरी बाई। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आपके लिए है। ये है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामस्टन था, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ सत्य ही पहचानना है, समझ में। यहाँ पे क्या करना है? सत्य ही पहचानना है, ये बिल्कुल सही बात है, पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे, तो ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संभववादता WH रसूल थे, ये भी बात क्या है? सत्य है। यानी कि आंसर क्या जाएगा? आंसर आपका तीनों जाएगा, ठीक है ना। पूछ रहा है सही कौन है? तीनों है, आ रहा समझ में। अब थोड़ा सा समझिए किसके बारे में, कैनिंग के बारे में थोड़ा सा, ठीक है, कैनिंग के बारे में समझिए।
तो कैनिंग जो था ये आ जाए तो ये प्रथम वाइसराय हुआ, ठीक है ना, ये प्रथम वाइसराय था कैनिंग। कैनिंग क्या था? प्रथम वाइसराय सराय। और अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद फिर वाइसराय का पद आ गया था। ये वाइसराय हुआ कैसे? तो देखिए 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, इलाहाबाद में इलाहाबाद में इलाहाबाद में इसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक है ना। क्या पढ़ा? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, ठीक है। तो कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को इसने घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें क्या हुआ कि शासन कंपनी का जो शासन था अब क्राउन के हाथों में चला गया। आ रहा है समझ में? यानी यहां से जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन देख रही थी, अब कौन देखेगी? पूरा अब ब्रिटिश अंपायर देखेगी, यानी कि क्राउन के हाथों में चला गया था। फिर इसमें घोषणा किया गया कि जैसे कि पता 1857 की क्रांति हुआ था हड़प नीति के कारण, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिसके दत्तक पुत्र होते थे उनको पूरा साम्राज्य क्या होता था? ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इसी से कारण जिनका जिनका छीना गया, ठीक है ना, उनका हुआ था। बाकी विशेष चर्चा देखिए 1857 की क्रांति जब पढ़िएगा तो वहाँ कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे थोड़ा समय भी कम रहता है, तो जितना काम है उतना तक आपको डिस्कशन दे दिया जा रहा है, ठीक है। इसी में आपको घोषणा किया गया था कि अब से, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा और सबको जितना है सामान्य अधिकार दे दिया जाएगा। और यहीं पे आपका वाइसराय पद आया था, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के हटाकर। अरे समझ में? वहीं अगर देखिएगा कि भारत में अंतिम तौर पर, हम अंतिम तौर पर गवर्नर जनरल की बात करें तो होगा माउंट बेटन। माउंट बेटन, माउंट बेटन, माउंट बेटन, बेटन। भारतीय की अगर बात बोले, अंतिम भारतीय तो होंगे सी राजगोपालाचारी, सी आर गोपालाचारी चारी, गोपालाचारी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। वही देखिए लता मंगेशकर, ठीक है ना। तो लता मंगेशकर को देखिएगा कि आप इनको 2001 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया इनको। 2001 में भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी देखिएगा तो इन्होंने आनंद मठ की लिखा था, आनंद मठ, आनंद में आनंद मठ की स्थापना किया बंकिम चंद्र चटर्जी। आरासन में आनंद मठ। वहीं देखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आपका हंगरी स्टोन लेख लिखा। कौन लिखा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ठीक है ना, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, किसने कहा? ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी जी। अब देखिए कि इसमें महात्मा गांधी जो है, ठीक है ना, आगा कहा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको का था, इसमें कैद किया गया था, ठीक है ना।
यहीं पे है ना माता कस्तूरबा को भी रखा गया था, गांधी को भी, ठीक है ना, माता कस्तूरबा गांधी को भी यहीं पे रखा गया था। ये ऑपरेशन जीरो आवर ना, आवर के तहत सभी भी जितना भी था आंदोलनकारी वो कैद कर लिया गया था। और तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक है ना, नेतृत्वहीन था, इसका कोई नेतृत्व कर नहीं कर रहा था, अपने आप चल रहा था, ठीक है। वहीं पे अगर देखिएगा तो इसमें, चलिए अभी थोड़ा सा इसमें एक लोग रेडियो से संचालन कर रहे थे, ठीक है ना, आगे बताएंगे, उसका भी शायद डिस्कशन आएगा ही। और इसमें जवाहरलाल नेहरू देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में थोड़ा सा समझिए। इन्होंने भारत के नदी परियोजना को, नदी को मंदिर कहा था, मंदिर, क्या कहा था, मंदिर। वहीं भीमराव अंबेडकर देखिएगा, ये जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान बनाने में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है ना, किनको, बाबा साहेब अम्बेडकर को मिलाकर, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे, बाकी अन्य 6 क्या थे, सदस्य थे। आ रहा है समझ में। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब है कि सीधी कार्रवाई दिवस घोषणा किसने की थी, ठीक है ना, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा ये अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किया गया था। तो सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था। सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 42, ठीक है ना। क्या किया गया, पाकिस्तान की मांग, उसके बाद मुक्ति दिवस भी लोग मनाता है, ठीक है ना। जो आपका मुस्लिम लीग है वो क्या मनाता है, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाता है। 22 दिसंबर 1940 को दिवस मनाता है, मुक्ति दिवस मनाता है, ठीक है। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ठीक है, 40 में ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और देखिए एक यहाँ से और प्रश्न आता है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किसने किया। यहाँ पे देखिए गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। समझ में आ रहा है। वही गांधी जी को बापू कहकर किसने कहा, बापू कहने वाले प्रथम थे आपका जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहर लाल गांधी जी को, ठीक है ना, बापू कह के संबोधित किया। वहीं देखिए कि महात्मा गांधी भारत दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। एक मिनट, 9 जनवरी 1915 जी, 9 जनवरी 15 को, ठीक है ना, भारत वापस आते हैं। कहाँ से, अफ्रीका से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, प्रवासी दिवस, समझ में। और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जयप्रकाश नारायण जी, है ना, जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी देखिएगा ये ज़्यादा फेमस होते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। इन्होंने देखिएगा कि एक आंदोलन चलाते हैं छात्रों को संगठित करके, जिसको बोलते हैं जयप्रकाश यानी जेपी आंदोलन, जो बिहार में चलता है, ठीक है ना, किसके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ। आ रहा है समझ में। और इन्होंने सर्वोदय योजना भी लाते हैं, सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण, उदय योजना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्नत दंग, ठीक है ना, किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुआ है? सबसे ज्यादा, ठीक है ना, व्यापक स्तर पे कहाँ हुआ है? सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पे कहाँ हुआ होगा? तो ये हुआ आपका संयुक्त प्रांत में। कहाँ हुआ है? संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा व्यापक स्तर पे, ठीक है। अब देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन अभी जस्ट थोड़ा सा चर्चा किए थे और इसमें थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, किससे संबंधित? भारत छोड़ो से संबंधित। तो ये हुआ है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। ये कब हुआ है? 8 अगस्त 42 को। इतना तो बता ही दिए कि जितने भी आपका, ठीक है ना, यहाँ पे क्रांतिकारी थे उनको जीरो आवर के तहत क्या कर लिया गया? नजरबंद कर दिया गया। वही महात्मा गांधी को वाघा पैलेस में, ठीक है ना, नजरबंद किया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी से संबंधित थोड़ा सा और समझ लीजिए कि चरखा संघ की स्थापना किए थे महात्मा गांधी। चरखा संघ स्थापना आंदोलन के दौरान देखिएगा कि उमा, ठीक है ना, सॉरी, उषा मेहता थे जो रेडियो से संचालन कर रहे थे। यानी रेडियो से संचालन, रेडियो से निर्देश दे रहे थे कौन? उषा मेहता जी। आंदोलन, ठीक है ना, चलता रहा क्योंकि बड़े बड़े नेता तो यहाँ से क्या हो गए थे? गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। मद्रास देखिए तो प्रथम नगर निगम की स्थापना, प्रथम नगर निगम हुआ था मद्रास में ही हुआ था। कब हुआ था? 1600, ठीक है ना, 1687 में हुआ था। महाराष्ट्र में। बिहार के बारे में थोड़ा सा जानिए कि पहले जो था बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही में था। पहले आपका बंगाल, देखिए बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया, ठीक है। कब किया गया? यहाँ पे देखिए 22 मार्च 1912 को, 12 को, ठीक है ना, बंगाल बिहार से पूरी तरह से अलग हो गया, लेकिन उसमें, ठीक है ना, उड़ीसा भी शामिल था। तो हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? ठीक है ना, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, बिहार दिवस। असल में फिर उसके बाद देखिएगा बिहार को पूर्ण रूप से अलग किया जाता है, यानी कि उड़ीसा को भी वहां से अलग करके बिहार पूर्ण रूप से बनता है आपका 1936 में। इसमें और बिहार होता है, असल में बिहार होता है, उड़ीसा उसमें शामिल नहीं होता है। फिर बिहार आगे चल के फिर दो टुकड़े में आपको पता है टूटता है ना, कब? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में शायद 15 नवंबर है जी डेट, 15 नवंबर, एक बार देख लीजिएगा। 2000 ईस्वी में बिहार टूट कर फिर क्या बनता है? झारखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? ठीक है ना, तो हिंद स्वराज लिखा गया 1909 में। 1909 में। अब 1909 से और कुछ घटनाएं को समझिए। तो 1909 में आया था, ठीक है ना, मार्लो मिंटो अधिनियम। क्या आया था? मार्लो एक आया था 1919 में, तो बोला गया चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो बच्चे लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा कि मार्लो मिंटो कितना है? 2 है, ये कम वाला आएगा 1909 वाला। आ रहा समझ में? वही देखिए कि ये जो है 1919, इसमें आया था चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड।
क्यू, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि नहीं? तो देखिएगा बड़ा लग रहा है जो, तो 19 में से 12 है, इसलिए लॉजिक है, ठीक है ना, इसको याद करने का। आ रहा है समझ में? और वहाँ पे एक और दिख रहा होगा आपको 1922। 1922 से संबंधित घटना देखिए, तो 1922 से देखिएगा 4 फरवरी को चौरा चौरी कांड हुआ था। 4 फरवरी क्या हुआ था? चौरा चौरी की घटना 1922 में। इसमें क्या हुआ था कि आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? इस दौरान 22 पुलिसकर्मी जलकर मारा गया। 22 जलकर मारा गया। बाकी देखिए 1915 फेमस क्यों है? अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करा दिए थे कि ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी आए थे, ठीक है ना, इसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता में जो 1860 में अधिनियमित हुआ था का मसौदा तैयार करने वाले आयोग 25 अध्यक्षता किसने की थी? यानी फिर से एक बार प्रश्न समझिए, बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई है का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की 25 अध्यक्षता, ठीक है ना, 25 अध्यक्षता किसने किया है? ठीक है, लगता है कि में अध्यक्ष में मसौदा करने वाले अध्यक्षता, यहाँ 25 नहीं, आयोग की अध्यक्षता ना किसने किया था? तो इसका आंसर जाएगा लॉर्ड मैकाले। कौन जाएगा? लॉर्ड मैकाले जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग से संबंधित, ठीक है ना, अभी जस्ट आपको डिस्कशन दे ही दिए, ठीक है ना, 1857 में इलाहाबाद में आपको पढ़ा था, ठीक है ना, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, तो ये सब पता है। विलियम बेंटिक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन की सहायता से सती प्रथा को क्या किया? सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय जी ने। मैकाले देखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक, अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन है? मैकाले को कहा जाता है। वहीं देखिएगा कि प्रथम समुद्री टेलीग्राफ लॉर्ड लॉरेंस, ये प्रथम समुद्री, ठीक है ना, क्या टेलीग्राफ, टेलीग्राफ इसी टाइम आया था, शुरुआत हुआ था, यानी कि 1865 में। कब हुआ था? 1865। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने केंद्र किसमें निहित है? ठीक है, यानी बोल रहा है कि यहाँ पे आपका 16 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान ने केंद्र, ठीक है, यहाँ पे केंद्र के बाद होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा छूट रहा है, केंद्र के बाद होना चाहिए सरकार की, होना चाहिए सरकार, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार को अधिशासी शक्ति को किसने निहित किया? अधिशासी शक्ति ने, ठीक है ना, यहाँ पे होगा सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार बीच में क्या होगा? केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ठीक है ना, किसमें, किसमें किया गया? क्वेश्चन फिर से समझिए कि क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या कह रहा है? बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसलिए थोड़ा सा लिख के बता दे रहे हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, अधिशासी शक्ति किसमें निहित किया गया है? ठीक है ना, किसमें निहित किया गया है? देखिएगा केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होगा जी? सबको पता है किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। किसके पास होगा? राष्ट्रपति को। तो किसमें होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति में निहित है। किसमें है? भारत के
राष्ट्रपति में निहित है। आ रहा समझ में? और इसमें देखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है उनके पद की चर्चा आर्टिकल 52 में है, आर्टिकल 52 में है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की चर्चा यह आपका आर्टिकल 74 में है, अनुच्छेद 74। ये क्या करता है, तो ये राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण तैयार करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भाषण तैयार करता है। राज्यपाल की चर्चा आर्टिकल 153 में है। और प्रधानमंत्री का तो पता ही है जी, प्रधानमंत्री का कितना हो जाएगा 75, आर्टिकल 75, मंत्रिपरिषद 74 और प्रधानमंत्री 75 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा ठीक है ना, मिस प्रिंट था। चलिए 17 नंबर पढ़ते हैं कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, के नीति निर्देशक तत्व से। कहाँ से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से लिया गया। ठीक है ना, यानी जिसको बोला था DPSP। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसकी चर्चा जो है, ठीक है ना, अनुच्छेद 36 से 51 में है। किसमें है? 36 से 51 में है, 51 में है राज्य का नीति निर्देश की। ठीक है ना, और ये भाग कितना हो जाएगा? ये भाग हो जाएगा आपका 4, भाग 4 में समझ में। वहीं देखिएगा मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य जो जाएगा, मूल कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद कितना है? 51 के, 51 के में आरासन में। और भाग की बात करें तो मूल कर्तव्य का जो भाग होगा, ठीक है ना, वो भाग होगा भाग 4 का ए। और कितने मूल कर्तव्य है? तो 11 मूल कर्तव्य है, या 11 मूल कर्तव्य हैं। आरासन में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। वहीं देखिएगा ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड लैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक जो कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है, से लिया गया है। तो ये अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि ऐसा दोस्तों, ये क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है, एक अधिकार फंडामेंटल राइट आपका आ जाएगा। बताइए भाग कितना में आएगा? तो ये आ जाएगा आपके भाग 3 में। आर्टिकल कितना? आर्टिकल 12 से 35, 12 से 35। कितना मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, पहले जो आपका था संपत्ति का अधिकार, उसको अब हटा दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को ठीक है ना, मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है, कि मौलिक अधिकार 51 से हटाकर 300 ए में रख दिया गया है और इसको बना दिया गया है कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार जब देश को जरूरत पड़ेगा, देश हित में कोई विकास काम कर, से आपको, ठीक है ना, वंचित कर दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंगल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई? ठीक है ना, सुंगल समिति की जो है, सुंगल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई? तो इसमें देखिएगा ये किया गया है राष्ट्रमंडल खेलों को संचालन में भ्रष्टाचार आरोप की, ठीक है ना, छानबीन के लिए। अगर मान लीजिए राष्ट्रमंडल खेल हो रहा है और उसमें आरोप लग रहा है कि क्या भ्रष्टाचार हुआ है, ठीक है ना, तो उसकी जांच के लिए बनाया गया था क्या? सुंगल समिति। क्या बनाया गया था? सुंगल समिति। अगर देखिएगा राष्ट्रमंडल खेलों का अगर गठन किया गया है, राष्ट्रमंडल
का गठन किया गया 1926 में। मंडल गठन किया गया 1926 में। आरा समझ में कब किया गया? 1926 में। वहीं अगर इसको खेल शुरू हुआ कब हुआ? खेल शुरू हुआ 1930 में। 30 में। राष्ट्रमंडल में भारत कब प्रवेश करता है? शामिल होता है 1949 में। भारत इसमें शामिल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकती है यदि एक सदन ने उस बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? समझा रहा है? बोल रहा है यह कितने माह तक रख सकता है, तो ये 6 माह तक। कितने माह तक रख सकता है? 6 माह तक रख सकता है। ठीक है, आ रहा समझ में? कितने माह तक? 6 माह तक रख सकता है। वही देखिएगा धन विधेयक की अगर बात करें, ठीक है ना, धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक रोक के रख सकता है। ठीक है, राज्यसभा है वो मात्र 14 दिन तक ही रोक सकता है। आ रहा समझ में? और धन विधेयक जब भी पारित होगा तो ये आपका लोकसभा में ही पारित होगा। जब भी पारित होगा लोकसभा ही पारित होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये लोकसभा ही, ठीक है ना, इसका निर्णय करता है। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजन किया जा सकता है? तो ये देखिए कोई भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा? कोई भी व्यक्ति के द्वारा। और जनहित याचिका का जो जनक है वो पीएन भगवती जी को कहा जाता है। ठीक है ना, जनहित याचिका के जनक हैं, जनक पीएन भगवती। कौन है? पीएन भगवती हैं जनहित याचिका के। देखिए जनहित याचिका है क्या? कभी भी लगे कि किसी भी व्यक्ति का, ठीक है ना, या उसका स्वयं का, किसी अन्य भी व्यक्ति का मेंटल जो राइट है उससे वंचित किया जा रहा है या उसका शोषण किया जा रहा है, ठीक है, तो ये कोई अन्य व्यक्ति भी जाके हाई कोर्ट या क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे सकता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाएगा 226 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है? आर्टिकल मतलब याचिका दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसके खिलाफ मुकदमा लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये था जनहित याचिका। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आधार पर, ठीक है ना, आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है ना, आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? तो ये होगा 243 का डी। क्या होगा? 243 का डी। ठीक है, राज्य से संबंधित एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछता ही है, ठीक है ना, आपको पता है 243 में, ठीक है ना, पंचायती राज से संबंधित है, तो उसमें ए बी सी डी इस तरह से करके पूछ लेता है। वहीं अगर देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको कि पंचायती राज में दिख रहा है कि अनुच्छेद 243 के बी, तो इसमें पंचायती राज का गठन की चर्चा है। ठीक है ना, क्या है इसमें? पंचायती राज के गठन की चर्चा है। आ रहा समझ में? पंचायती राज के गठन की चर्चा है। ई में तो देख ही लिए, ठीक है ना, क्या है? आरक्षण के बारे में है। उसके बाद है ई में जो है पंचायती राज की अवधि, ई में है इसकी अवधि के बारे में है, पंचायती राज की अवधि के बारे में है। आ रहा समझ में? जी में जो है आपका, जी में क्या है? तो इसमें अयोग्यता के बारे में, अयोग्यता, सदस्यों की अयोग्यता, सदस्यों की योग्यता नहीं, अयोग्यता, अयोग्य बारे में है। आ रहा समझ में? अयोग्यता के बारे में है। वही देखिएगा कि एफ में जो है, ठीक है ना, सदस्य, जी में सदस्य, सॉरी जी में सदस्य की शक्ति होगा जी, शक्ति की चर्चा है। ठीक है ना, 243 के एफ में लिखे थे अयोग्यता, अयोग्यता के बारे में है। आ रहा है समझ में? अयोग्यता के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं, बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कर रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? देखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक है ना, अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण जो जिस चट्टान का नाम है उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान, है ना, कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसमें देखिए कि काफी प्रेशर लगता है, तो ये क्या होता है कि अपना चेंज कर लेता है, यानी अपना जो भी अवस्था है वो चेंज कर लेता है अधिक प्रेशर और दाब के कारण, ठीक है। यानी कायांतरित मतलब वो अपना कायाकल्प भी चेंज कर दे रहा है, तो क्या होगा, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान की अगर बात देखिएगा, ठीक है ना, तो आग्नेय चट्टान ये ज्वालामुखी चट्टान भी एक तरह से कह सकते हैं। आग्नेय चट्टान कब होगा, जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी, और यहां से देखिए ज्वालामुखी निकला, ये जो ज्वालामुखी है, आ रहा है समझ में, ये जो ज्वालामुखी है ये ठंडा होकर क्या बनता है, ठीक है ना, ये आपका अंदर में क्या कहलाएगा, लावा, लावा ठंडा होकर बनता है मैग्मा, ठीक है ना। और इसी से जो चट्टान बनता है, ठीक है, ये धीरे धीरे जम जम कर क्या होगा, एक चट्टान बनेगा, यही होगा क्या, आग्नेय चट्टान, ठीक है ना। क्या होगा, आग्नेय चट्टान बनाएगा। आ रहा समझ में, ज्वालामुखी तो समझ रहे, ज्वालामुखी चट्टान। अब सादी चट्टान में देखिए क्या पाया जाता है, इसमें आपका पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम सादी चट्टानों में, ठीक है ना। बोलेगा कि कच्चा खनिज तेल कहाँ पाया जाता है, अब सादी चट्टानों में। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारत में कौन से महीने ठीक है ना, वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं, मौसम के लिए जाना जाता है, ठीक है। यानी कि कौन से महीने में मानसून वापस लौटता है, ठीक है। देखिएगा, ये आपके ठंडे के दिन में होता है, ठीक है ना। कब होगा, ठंड के दिन में होगा, तो ये जो होगा आपका अक्टूबर नवंबर के समय, ठीक है ना। होता क्या है कि देखिए लौटता मानसून, अगर देखिएगा थोड़ा सा भारत के बारे में समझिए, देखिएगा आपको तो पता है कि पहले मानसून जाता है कहाँ, दक्षिण, इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून, लेकिन लौटता मानसून इधर से आता है, क्या आ रहा है ना, इधर से आता है, ये हो गया आपका लौटता मानसून। ये आपका देखिए ये जो है क्या होगा, आपका केरल, इधर तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के पास ही वर्षा होता है। लौटता मानसून से कहाँ होता है, तमिलनाडु में बारिश होता है, ठीक है। और समझिए इसमें कि इसी समय आपका रबी फसल लगता है, रबी रबी फसल लगने का टाइम यही है, ठंड के मौसम में रबी फसल लगता है। मई जून में अगर देखिएगा तो इसमें खरीफ फसल लगते हैं, क्या लगते हैं, खरीफ फसल। समझ में, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, ठीक है ना। तो पीर पंजाल श्रेणी, एक मिनट, तब देख लेते हैं, पानी देते हैं जी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तब तक आप लोग पढ़ रहे होंगे कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। देखिएगा, पीर पंजाल जो श्रेणी है ये लघु हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है, लघु हिमालय में। आ रहा है समझ में। अब देखिए कि लघु हिमालय, तो हिमालय को अगर देखिएगा कि रेंज में अगर सजाइएगा, है ना, अगर यहाँ मैं फिर से अगर उत्तर भारत, तो ये हिस्सा देखिएगा कि ये आपको किस तरह से पर्वत है, में आता है काराकोरम, डाक,
भास्कर, जाल, हर, हाँ। फिर आता है आपका ये शिवालिक, आलिक, आलिक, आ रहा है समझ में? और इसमें भी देखिएगा आपका, ठीक है, 1 मिनट, ऐसा लगता है कॉल आ रहा है जी। तो इसमें देखिएगा पांच हिमालय ये सब देख लिए। आपका उत्तर से दक्षिण कभी पूछ लेगा तो लद्दाख, ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, और ये आपका शिवालिक, ठीक है। अब देखिए असम हिमालय, असम हिमालय अगर देखिएगा बाबू, ये जो असम हिमालय है आपका, ठीक है, तो ये असम हिमालय सिंधु और, असम हिमालय तो इधर साइड में हो जाएगा जी, ये हो जाएगा तीस्ता और आपका, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र, इसको भी थोड़ा सा समझ ही लीजिए, ठीक है, बता देते हैं अच्छे से, ये अगर हो गया हो। हिमालय को किस तरह से, ठीक है ना, नदी के आधार पे बांटा गया है। हो गया, ये एक नदी, ठीक है, अब यहाँ एक नदी, और ये यहाँ से आती है, ठीक है, इसको होता है सिंधु, सिंधु, सज, हो गया आपका काली नदी, ये हो गया तीस्ता नदी, काली नदी यहाँ, काली, ये हो जाएगा आपका आपका या दिहांग या, तो देखिए ये आपका कहलाएगा पंजाब हिमालय, आएगा आपका पंजाब हिमालय, ये कहलाएगा आपका कुमायूं हिमालय, यानी कि सतलज और काली के बीच, ये कहलाएगा आपका नेपाल वाला हिस्सा, तो ये कहलाएगा नेपाल हिमालय, इसके बीच काली और तीस्ता के बीच, और तीस्ता और दिहांग के बीच, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका असम वाला क्षेत्र, ये कहलाएगा असम हिमालय, आधार पर इस तरह से बांटा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है आम्र वर्षा शब्द, ठीक है ना, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये मानसून से पूर्व की वर्षा है, ठीक है ना, क्या है, मानसून से पूर्व की वर्षा है, यानी कि मानसून आने से पहली वाली वर्षा क्या कहलाएगा, आम्र वर्षा कहलाता है, ठीक है, मानसून से पूर्व की आने वाली वर्षा। आम्र वर्षा मुख्य रूप से देखिएगा तो ये केरल, कर्नाटक रूप से यहाँ आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल ना समान अवधि में करता है, तो वो आपका हो जाएगा चंद्रमा, समझ में आ रहा है, कौन हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। देखिए चंद्रमा जो हो जाए, देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों काल समझिए, जैसे यहाँ पे समझिए कि पृथ्वी है और ये
चंद्रमा है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक है। ये जो चंद्रमा है ये अपने अक्ष पर भी घूमेगा और साथ में ऐसे भी घूमेगा, ठीक है। जो अपने अक्ष पे घूम रहा है उसको बोलते हैं परिभ्रमण काल, और जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? परिक्रमण अवधि, ठीक है। अब ये जो दोनों एक ही समय में, जितना समय में अपने आप को, ठीक है ना, ये जितना समय में देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसको समझिए, ये बॉटल है तो जितना समय में ये ऐसे नच रहा है, ठीक है ना, एक चक्कर लगाने में लग रहा है, उतना ही समय इसको, इसे पृथ्वी को, ठीक है ना, पूरा भी लगाने में उतना ही समय लग रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कौन होगा, तो वो होगा आपका कौन? चंद्रमा। तो देख लीजिए चंद्रमा कितना होता है, 27 दिन 7 घंटे। कितना होता है? 27 दिन, अवर मिनट में अगर शायद 43 मिनट जाता है जी, ठीक है ना, लगभग 43 मिनट, 43 मिनट इतना समय ये लगाता है, ठीक है। वही अगर देखिएगा कि पृथ्वी की बहन कहा जाए तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, ठीक है ना। शुक्र जैसा ही दिखता है इसलिए क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह। क्यों? कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, आयरन ऑक्साइड कारण यह लाल है, ठीक है। क्या है? आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है? लाल है, ठीक है। शुक्र को गर्म ग्रह भी बोला जाता है, इसको गर्म ग्रह भी लिखा कहा जाता है। क्यों? कि यहाँ CO2 की मात्रा ज़्यादा है। आ रहा समझ में? अब थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सीक्वेंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, किस तरह से सीक्वेंस है। तो इसमें देखिए ग्रहों का, तो यहाँ पे देखिए हम लेते हैं कि क्या है, सन है, ठीक है। तो सन के बाद आएगा क्या? सूरज के बाद आएगा यहाँ पे होगा आपका ये जो होगा, ठीक है ना, सॉरी शुक्र नहीं, बुध होगा जी। तो आपका शुक्र बाद क्या आ जाएगा? शुक्र के बाद आपका आ जाएगा पृथ्वी। ये थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ले लेते हैं। आ जाएगा क्या? पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? मंगल। उसके बाद कौन आ जाएगा? मंगल, कल, ठीक है। मंगल के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। मंगल के बाद आपका आएगा ठीक है ना, क्या आएगा? बृहस्पति। कौन आएगा? बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद आएगा क्या? शनि। फिर आएगा अरुण, और यहाँ पे एक और अगर घेरा बनाइएगा, यहाँ पे आएगा वरुण, ठीक है ना। कितना ग्रह हुआ? 1 2 4 5 6 7 8 होना चाहिए जी, ठीक है। अरुण वरुण सर, ठीक है ना। 1 2 हो रहा है 8 गो, ठीक है ना। अब 8 ही हो रहा है ना, हट गया, वहीं गया, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस है। आ रहा है समझ में? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि मांस को, ठीक है ना, 144 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया होगा, ठीक है ना। इसमें देखिए कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ये आपका होगा मेलियार्ड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मेलियार्ड अभिक्रिया। पाइसीकरण क्या होगा कि तेल प्लस पानी, तेल प्लस मिलाएंगे तो क्या होगा? पाइसीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा कि किसी भी में ऑक्सीजन टूटे या हाइड्रोजन निकले, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। कलर चेंज कर दे रहे हैं, अब दिखेगा। चलिए यहाँ पे इसे बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विद्युत चुंबकीय तरंग
सबसे अधिक आवृत्ति होता है, तो ये गामा का, किसका होगा? गामा का होगा। समझ में आ रहा ना, गामा का सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले कि एक अदृश्य किरण के बारे में हेनरी बेकुलर ने बताया था, ठीक है ना। इसको मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखा। उसमें देखिएगा कि एक कांच का बॉटल लिया, इसमें रख दिया यूरेनियम को, आ रहा है समझ में, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया प्लस और माइनस। इसमें देखिएगा क्या निकला, यहाँ से थोड़ा सा खोल दिया था तो इसमें से निकला बहुत सारे दृश्य किरण, इधर गया और कुछ इधर भी गया। प्लस वाला की ओर जाएगा माइनस और माइनस की ओर जाएगा प्लस। इधर जो गया वो अल्फा हुआ, इधर जो गया वो बीटा हुआ, बीच में चला गया गामा, ठीक है ना। यानी गामा पे कोई चार्ज नहीं, गामा पे कोई चार्ज नहीं, चार्जलेस, ठीक है। अब देखिए जब गामा पे कोई चार्ज नहीं है तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, जहां से जाएगा वहां से सीधे निकलेगा, इसको कहीं नहीं कोई डाइवर्ट होगा। इस कारण इसमें क्या होता है कि इसका जो चुंबकीय तरंग होता है वो ज्यादा हो जाता है और इसका भेदन क्षमता भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। किसके मुकाबले? अल्फा और बीटा के मुकाबले क्या होता है, इसका ज्यादा होता है, ठीक है, भेदन क्षमता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष निर्माण होता है? तो देखिए इंद्रधनुष में अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन तीनों शामिल है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला होगा, ठीक है ना। अपवर्तन क्या होता है, देखिएगा अपवर्तन, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है ना, ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की दिशा बदल जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर जाएगा, ठीक है ना, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि अगर ये कोई माध्यम है, ठीक है, ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ हवा है और यहाँ पे जल है, विलंब है, इधर से अगर लाइट आएगी, ये क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन, जाना चाहिए था इसको इधर, मुड़ जाती है इधर अभिलंब की ओर। वहीं जस्ट इसका उल्टा होगा, अगर ये जल से अगर जाएगा, ठीक है ना, अगर जल से गया तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये अभिलंब से क्या होता है, दूर जाता है ऐसे। इस कारण क्या होता है कि पानी में रखा हुआ छड़ी या, ठीक है ना, कीड़ा दिखता है, या पानी में रखा हुआ सिक्का अपने से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है। अपवर्तन हो गया। परावर्तन तो समझते हैं, ठीक है ना, कि परावर्तन अगर प्रकाश गया से टकरा के वापस आ गया तो हो गया परावर्तन। प्राकीर्णन क्या होता है कि जब प्राकीर्णन प्रकाश, देखिए अगर ये धूल कण है, यहाँ पे लाइट गया तो लाइट का धूल कण से, ठीक है ना, क्या हो जाना, बिखर जाना, बिखर जाना, ठीक है ना, विचलन हो जाना, ये होता है प्रकीर्णन, ठीक है। अपवर्तन समझाई दिए, ठीक है ना, परावर्तन हो गया। अब बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा मुख्य रूप से जो सिंथेटिक फाइबर है वो केबलर, है ना, किसका, केबलर का इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा समझ में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रति ऊर्ध्वपातन, देखिएगा यहाँ पे प्रति ऊर्ध्वपातन बोला है, अभिक्रिया। देखिएगा ऊर्ध्वपातन पहले समझिए क्या है, तो सिर्फ ऊर्ध्वपातन बोलेगा ना, ऊर्ध्वपातन में क्या होगा कि कोई ठोस गर्म करें और गर्म करने से गैस में बदल जाए। आपको पता है किसी भी ठोस को गर्म करेंगे तो पहले बनेगा लिक्विड, उसके बाद ही वो गैस बनता है, लेकिन ऐसा लिक्विड का अवस्था आएगा ही नहीं, समझ रहा ना, सीधा गैस में। जैसे कि कपूर चलाते होंगे तो देखते होंगे वहां सीधा क्या बनता है, गैस में, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये प्रति ध्वनि होगा, समझे, सॉरी ऊर्ध्वपातन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रति बोला था, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा क्या, कि अगर पहले से गैस में है इसको गड़ा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ठोस में। तो यहाँ पे देखिए गैस से ठोस क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, क्या है, ए। इसका आंसर क्या होगा, इसका ए हो जाएगा। आ रहा समझ में। वहीं देखिए कि तरल से अगर गैस में बदल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, बाष्पीकरण, बाष्पीकरण। आ रहा समझ में। ठोस से गैस में बदल रहा है तभी जस्ट बताएं क्या, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल रहा है। गैस से अगर तरल में बदल रहा है, गैस से तरल में, तो ये होगा संघनन, संघनन।
नेक्स्ट है कि का उपयोग शराब परीक्षण, शराबी के चाल को, यानी देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे देखिएगा शराबी रोड पे शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो पुलिस ठीक है ना एक मीटर लगाता है, बोलता है फूकने के लिए, तो उसमें ऐसा क्या चीज़ होता है जो शराब अल्कोहल को पहचान लेता है, ठीक है ना। तो इसमें होगा पोटेशियम क्रोमेट, क्या होगा पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो देखिए पोटेशियम डाई क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, ठीक है ना। क्या होता है पोटेशियम डाई क्रोमेट का ये सूत्र होता है। लिथियम डाई क्रोमेट का जो डाई क्रोमेट का जो सूत्र होगा वो सूत्र आपका होगा क्या, जहाँ जहाँ भी डाई क्रोमेट रहेगा बस देख रखते हैं, यहाँ भी डाई क्रोमेट, यहाँ भी डाई क्रोमेट। तरल नाइट्रोजन को तो ये N2 ही देते हैं, अगर बहुत है तो लिए ले देते हैं लिक्विड की तरह। सोडियम क्रोमेट को ठीक है ना NaCrO, ओ आपका हो जाएगा 4, हाँ Cr4, ठीक है ना। ये हो गया रासायनिक सूत्र, आंसर तो होगा ये, चलिए ठीक है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इसका इस्तेमाल किया जाता है पेंट और स्याही में, पेंट और स्याही, ठीक है ना। पेंट और स्याही यानी कि जो कलम वाला स्याही होता है उसमें इसका इस्तेमाल करने बनाने में किया जाता है। चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये जीवाणु के कारण होता है। आ रहा है समझ में। तो इसमें होता है क्या कि ये पहले मक्खी से इंसान में जाता है और इंसान के मस्तिष्क पे ये हावी होता है। आ रहा है समझ में। जानवर से सॉरी मक्खी नहीं, जानवर तो पालतू जानवर है, जानवर 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 से मानव में जाता। वहीं अगर देखिएगा कि इसकी खोज, जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने किया, जीवाणु की खोज सबसे पहले किया है लुवेन हॉक ने 1676 ने। कौन 1676 में। कवक आपको पता है कि कवक जो है फंगी किंगडम का होगा। फंग पांच पांच किंगडम होते हैं आपका, ठीक है ना। प्रोटेस्टा ओनेरा ओनेरा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा ये फंगी फंगी, उसके बाद आएगा प्लांटिया प्लांटिया, उसके बाद एनिमेलिया यानी कि एनिमल वाला हरा संघ। ऊपर का जो दो गो है आपका ये प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। ये जो है आपका कवक यानी कि फंगी वाला, ये एक और बहु दोनों होगा, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय दोनों होगा। ये जो होगा आपका ये दोनों दोनों होगा बहु कोशिकीय, यानी कि प्लांटिया और एनिमिलिया ये दोनों होगा बहु कोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर। ये थोड़ा सा देखिए इसमें कि आपका प्रोटोजुआ की, ठीक है ना, प्रोटोजुआ से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया मलेरिया रोग होता है किससे, प्रोटोजुआ से। विषाणु की खोज इवानुस्की ने 1892 ने किया। क्या 1892 में किया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर। एक सामान्य वयस्क मानव के शरीर में लगभग कितना ग्राम, ठीक है ना, मैग्नीशियम होना चाहिए, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 ग्राम, होना चाहिए 25 ग्राम। अगर मानव शरीर में हड्डी की बात करें, हड्डी की बात करें, देखिएगा वयस्क में 206 हड्डी होता है, लेकिन वही अगर कोई जन्म बच्चा है, बच्चा अगर शिशु है जन्म लिया है, उसके पास 300 हड्डी होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए, ठीक है ना, कार्य करता है, ये ह्यूमस। इसके लिए ह्यूमस के लिए। आ रहा है समझ में। ये क्या होता है ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है कि मिट्टी में लाल या भूरे, लाल या भूरे रंग का, ठीक है ना, लाल या भूरे रंग का
कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। बनता कैसे है? यानी कि जीव जंतु जब का मृत्यु होता है, जीव जंतु का, तो इसमें मिल जाता है और धीरे धीरे ये इस रूप में बदल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है। मशरूम आपको पता है कि ये अभी जस्ट बताएं कवक, तो ये मशरूम फंगी किंगडम में आएगा। किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट है, अमीबा अपना भोजन पाचन कहाँ करता है? ये आपका करेगा अपना, ठीक है ना, भोजन रसधानी में। कहाँ करेगा? भोजन रसधानी में, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन पाचन करता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह, क्योंकि ये सेल का पावर हाउस है। पावर हाउस है। क्यों पावर हाउस कहते हैं? क्योंकि ये श्वसन का काम करता है। श्वसन, श्वसन का काम करता है। श्वसन से क्या होता है कि भोजन का पाचन होता है, और भोजन के पाचन होने से ऊर्जा मिलता है। और किस रूप में? एटीपी के रूप में, ठीक है ना। ये क्या कर सकते हैं? माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कर सकते हैं? कोशिका का, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? आपका ऊर्जा भी कह सकते हैं। आ रहा समझ? वहीं कोशिका का देखिएगा कि आत्महत्या की थैली सेल में लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी, माइक्रोकॉन्ड्रिया की। ठीक है ना। माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज कब की? 1886 में। 1886 में किया था, ठीक है। देखिए जोश बनाए रखिए एकदम, ठीक है ना। अभी और इस क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? कौन सा ऐसा हार्मोन है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि अवशोषण में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका। यानी जल के पुनः अवशोषण में, ठीक है, किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें देखिएगा, इसका आंसर जाएगा आपका तो प्रेसिन। क्या जाएगा? वैसोप्रेसिन। आ रहा समझ में? वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये हार्मोन है, यहाँ पे बात आया है तो हार्मोन की देखिए खोज, हार्मोन की खोज सबसे पहले किया किसने? हार्मोन की खोज WM, ठीक है ना, बलिस ने। WM बलिस क्या किया? हार्मोन की खोज की, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है रिलैक्सेशन। ये जो एक हार्मोन है, ठीक है ना, ये क्या होता है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तब के दौरान, ठीक है ना, ये हार्मोन रिलीज होता है। यानी बच्चे के जन्म के समय, ठीक है ना, माता जब बच्चे के जन्म देती है, ठीक है ना, तो उसको क्या होता है? ये हार्मोन रिलीज होता है ताकि उसको क्या, उसको थोड़ा सा उस दर्द से रिलैक्सेशन हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भनाल में कितने ध्वनियां पाई जाती है? तो ये 2 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? ठीक है ना, 2 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा? 2 पाया जाएगा। आरासन में वहीं अगर देखिएगा शुद्ध रक्त धमनी में बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त, सीरा में। लेकिन अगर बोलते कि इसमें लगा दे अगर, ठीक है ना, पोलो कोमड़ी, पोलो नोमड़ी, ठीक है ना, तो पोलो नोमड़ी अगर लगा दे धमनी, धमनी, यहाँ पे देख रहे हैं धमनी में शुद्ध बह रहा है, लेकिन पोलो नोमड़ी में क्या होगा? अशुद्ध होगा। उसी तरह अगर देखिएगा सीरा में अगर यही चीज लग गया, पोलो नोमड़ी सीरा, उसमें क्या होगा? बहेगा, यानी कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, मेहुआ अवलोंगाटा का कार्य नहीं है? ठीक है ना, यानी कि मेहुआ अवलोंगाटा का कार्य नहीं है। इसमें से क्या होगा कि 3 तो काम होगा, एक नहीं है, जिसको बताना है तो ये होगा
पेशियों के संकुचन का नियंत्रण ये नहीं करता है। बाकी दाब, ठीक है ना, रक्त दाब का नियंत्रण करता है। रक्त दाब कितना होता है? 120/80, ठीक है ना, आपका mmHg, यानी मिलीमीटर पारे के बराबर होता है, ठीक है ना। रक्त दाब मापते किसको हैं? बीपी नापते हैं जिसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर। स्फैग्नो स्फैग्नो स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या नापा जाता है? बीपी नापा जाता है, ठीक है। अब हृदय का धड़कन अगर देखिएगा तो भी इसमें आ जाएगा शामिल। हृदय लगभग अगर देखिया जाए तो 72 बार धड़कता है। हालांकि अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो 60 से 100 भी जा सकता है, लेकिन एवरेज 72 बार धड़कता है हृदय, ठीक है। उपापचय नियंत्रण क्या है? देखिएगा, उपापचय नियंत्रण की जीवन यापन के लिए, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी में रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है वो क्या है? उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत आएगी। ये सब कंट्रोल होगा। पेशीय जो संकुचन है भाई, ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है ना, मेलुआ अवलोगाटा। तो भाई इसको नियंत्रित करता कौन है? तो इसको नियंत्रित करता है, ठीक है ना, साइक्लोप्लाज्म, ठीक है ना, ठीक है, साइक्लोप्लाज्मिक प्लाज्मिक। ये नियंत्रण करता है किसको? पेशियों को संकुचन को नियंत्रण करता है। समझा रहा ना? इसका पूरा नाम है साइक्लोप्लाज्मिक जालिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओटो वान क्वारिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति था, ठीक है ना। इसने क्या ऐसा आविष्कार किया था जिसके कारण ये क्या था? प्रसिद्ध था। देखिएगा, इसने आविष्कार किया था वायु पंप। देखिए, वायु पंप एक तरह से था क्या कि हवा को खींचकर आगे ढकेलने का काम करता था। वायु पंप क्या था कि हवा को खींचकर आगे ढकेलने का काम करता था। जैसे जस्ट लाइक देखिएगा, वैक्यूम क्लीनर कैसे हम लोग होता है कि हवा से खींचता है और उसको आगे ठेलने का काम करता है। वहीं डीजल की अगर खोज की अगर बात की जाए तो डीजल की खोज, ठीक है ना, रुडोल्फ डीजल ने किया था। रुडोल्फ डीजल, समझ में। जेट इंजन की अगर बात की जाए तो जेट इंजन, ठीक है ना, आपका खोजा था फ्रैंक व्हीटल ने। फ्रैंक व्हीटल ने फ्रैंक फ्रैंक व्हीटल, हाँ, कौन हो जाएगा? फ्रैंक व्हीटल व्हीटल ने खोजा था। प्रतिदीप्त का ये अल्बर्ट ये एडिसन ने खोजा था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने। एडिसन क्या था? प्रतिदीप्त विद्युत लैंप की खोज की थी। चलिए, है अब अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन अर्जित अधिक शेष का को कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आभासीय लागत, ठीक है ना। क्या कहेंगे? आभासीय लगान। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसे सम्मिलित सम्मेलन में देन है? यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? तो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा ठीक है ना कोष हुआ है, निम्न में से किस सम्मेलन के द्वारा हुआ है? तो ये जो आपका हो जाएगा, बेल्टन वुड सम्मेलन। बेल्टन वुड सम्मेलन में हुआ। ये कब हुआ? ये सम्मेलन 1914 में हुआ है जी, ठीक है ना, नहीं 1944 में हुआ है। इसी में यहाँ पे दिया गया है। वहीं आपका देखिएगा यहाँ पे जिनेवा है। ये WH है ना, किसका है? WHO का कार्यालय है क्या? जिनेवा। WH तो देखिएगा ये अप्रैल 1948 में इसका बना है। अप्रैल 1948, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर देखिएगा तो 1945, ये 1944 में हुआ। इसी के से ये बना है IMF। क्या बना है? IMF ये बना है जस्ट अगले साल, या 1945, 45 48 नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का, ठीक है ना, व्यवहारिक पक्ष के रूप में देखा गया है? तो देखिएगा,
व्यवहारिक पक्ष में अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा कामरेड सी रावत। हालांकि देखिए ये सब लोग जुड़े हुए थे चिपको आंदोलन से, ठीक है ना। और इसको मुख्य रूप से अगर देखिएगा तो इसका मुख्य रूप से नेतृत्व करता सुंदरलाल बहुगुणा थे। मुख्य रूप से सब जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ क्या, चिपको आंदोलन देखिएगा चिपको आंदोलन 1973 में हुआ है उत्तराखंड में। कब हुआ है चिपको आंदोलन? 1973 में कहा हुआ? उत्तराखंड में। खंड में क्या कि उत्तराखंड में पेड़ों को, ठीक है ना, सरकार के द्वारा काटने का आदेश दिया गया। वहाँ के यहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, ठीक है ना, भाग लिया था। सभी ने क्या किया कि एक एक पेड़ के धर के क्या हुआ, पक गया था, जिससे बोला कि पहले हमको पेड़ को काटिए, तब मतलब हमको काटिए तब पेड़ को काटना होगा। ये आंदोलन कहलाया चिपको आंदोलन से, और सरकार को, ठीक है ना, अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। आ रहा समझ में? अच्छा हुआ जी कि उस समय बीजेपी का सरकार नहीं था, तो पता चलता, ठीक है ना, सही में एक लोग काट देता पेड़, वो काट देता, ठीक है ना। जैसा अभी देख ही रहे कि हालात क्या है। चलिए, उस समय तो यहाँ पे रोका गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, देखिए, उष्णकटिबंधीय बायोम में। क्या आ जाएगा? उष्णकटिबंधीय बायोम में। आ रहा है समझ में? ठीक है। बायोम क्या होता है कि जीवो, ठीक है ना, जीवो की रहने लायक, ठीक है ना, एक प्राकृतिक नेचर वाला, ठीक है ना, एक जगह जिसको बायोम बोला जाता है। तो यहाँ पे होता है, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा घास के मैदान के बारे में अगर समझना है तो देख लीजिएगा। ये लानोज जो होगा आपका कहाँ होगा? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। ये कंपोज होगा आपका ब्राजील में। ब्राजील। कंपोज कहाँ हो जाएगा? ब्राजील में। अभी देखिएगा, आपका वेनेजुएला से अभी जस्ट का एक घटना आप सुन रहे होंगे कि, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रंप ने क्या किया, वेनेजुएला, ठीक है ना, वेनेजुएला का जो राजधानी कराकस, ठीक है ना, वहाँ वेनेजुएला का जो कराकस है, वहाँ पे उसके प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान क्या हुआ, रात में उठाकर लेके चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बंदी बना लिया गया। अब ऐसा कहा जाता है कि इस बंदी बनाने के पीछे का कारण यह है कि चूंकि पता है कि वेनेजुएला के पास, ठीक है ना, तेल का भंडार बहुत ज़्यादा है, तो हो सके इसी के वो अपने फायदे के लिए, ठीक है ना, यूएसए यूज करे, इसके लिए ऐसा उसने किया है। अब थोड़ा सा समझिए, वर्ल्ड मैप के हिसाब से थोड़ा सा और आगे बता दे रहे हैं। तो ये आपका क्या ऑस्ट्रेलिया है? यूएसए है। ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेनेजुएला पे अटैक किया था। यूएसए में जो घास का मैदान होगा उसको प्रेरी बोलेंगे, प्रेरी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका पाया जाएगा पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास। अफ्रीका में घास के मैदान को बोलेंगे बेल्ट्स, बेल्ट, बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपका यूरोप और इधर एशिया, यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोलते हैं स्टेपिज, यहाँ पे पाया जाएगा स्टेपिज घास का मैदान, स्टेपिज घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स, डाउन्स घास का मैदान। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? डाउन्स घास का मैदान। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, टेरिटोरियल बायोम का उदाहरण है? देखिएगा, टेरिटोरियल बायोम ऐसा होता है जो मुख्य रूप से, देखिएगा, मुख्य रूप से जो बायोम होता है, ठीक है ना, वो या तो जहाँ पानी उपलब्ध हो, क्या हो, पानी उपलब्ध हो, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये जो है टैगा ऐसा है जहाँ मुख्य रूप से क्या है, भूमि पर बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे कोरल रीफ आप देख रहे होंगे। कोरल रीफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है कि देख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी होता है सीप, मूंगा, ठीक है ना, उसके जो खोल होता है उससे एक रीफ बन गया है समुद्र में, ठीक है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। यानी इस तरह से उसके खोल से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोरल रीफ। सबसे एस्चुरी आपको पता है, एक होता है आपका एक होता है एस्चुरी। तो दोनों में थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अंतर समझिए कि अगर ये समुद्र तट है, ठीक है,
डेल्टा क्या होता है कि ये अंदर तक भूमि को बना देता है। क्या होता है? अंदर तक भूमि को बना देता है। यहाँ से अगर नदी इसमें आ रही होगी, ठीक है, लेकिन एस्चुरी थोड़ा सा कि अगर देखिए ये नदी, ये अगर समुद्र है और यहाँ से अगर ये नदी का मुहाना है, एस्चुरी क्या होता है कि ये का अंदर तक इसमें धंस जाता है, इसी में आपका जमीन आ जाता है, भूमि का टुकड़ा, है ना। ये एस्चुरी हो गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, कि G20 के 8वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य मोटो क्या था? तो देखिए इसमें आदर्श वाक्य पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। क्या था? पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य था। ठीक है। G15 है आपको 1800, तो हाँ सॉरी 1800 नहीं होगा जी, 89 में। G20 की अगर बात करें तो G20 1999 में गठन हुआ इसका, तो 99 दोनों का क्या हुआ? गठन। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? इसमें से कौन सा आयाम नहीं है? देखिएगा, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक में कहने का मतलब क्या क्या रख सकते हैं, यानी किस क्या ऐसा कैटेगरी होगा जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी मानव का विकास हुआ है। तो देखिएगा, लंबा एवं स्वास्थ्य जीवन, तो चलिए ये तो आएगा ही। कोई व्यक्ति अगर कई ज़्यादा समय तक जीता है तो वो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत ही आएगा। ज्ञान अर्जन की क्षमता, तो देखिए अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो भी उसका मानव विकास का ही कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, स्वस्थ पर्यावरण प्राप्ति हेतु योग्यता, ठीक है। तो इसमें से थोड़ा समझिए कि इसमें से क्या जाएगा। तो इसमें से देखिएगा कि अच्छा जीवन प्राप्त करने की क्षमता, तो ये तो आएगा ही, अच्छा जीवन चाहिए, ठीक है ना। पूछ रहा था क्या कि इसमें से कौन नहीं होगा, ऐसे भी 3 को हो गया, तो आंसर कौन जाएगा? आंसर आपका ये जाएगा। समझ में आ रहा है? कौन जाएगा कि स्वस्थ पर्यावरण प्राप्ति हेतु योग्यता, ठीक है ना। ये मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आएगा। आ रहा समझ में? अब वहीं पे देखिएगा कि इसमें पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस रहता है पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। पर्यावरण संरक्षण तो 86 में, समझ में। वन्य संरक्षण अधिनियम आता है 25 जनवरी 1972, ठीक है ना। वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य संरक्षण अधिनियम या 25 1972, कब आया? 1972, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, गहन जिला कृषि कार्यक्रम, ठीक है ना, आईडीपी को किस वर्ष प्रारंभिक किया गया था, ठीक है ना, यानी इसको किस वर्ष प्रारंभिक किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा 1960-61 में। कब हो जाएगा? 1960-61 में। वहीं अगर देखिएगा कि भारत का, ठीक है ना, जो मोर है राष्ट्रीय पक्षी, इसकी दर्जा की दिया गया है 1973, यानी मोर को यहाँ जो 73 दिख रहा है आपको, ठीक है ना, 1973 में क्या हुआ कि मोर को ये पक्षी का दर्जा मिला। कब मिला? 1973 बोल रहे थे, ठीक है ना, 63 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट सेकंड लास्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना, यानी कि राज्य सरकार का इसमें कितना होगा? इसमें होगा 15%, ठीक है ना। केंद्रीय ग्रामीण बैंक में कुल पूंजी का कितना होगा? 15%, ठीक है ना। इसमें और कुछ डिस्कशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कि निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, कावेरी बेसिन के अंतर्गत आएगा। तो देखिएगा ये आपका पड़ेगा, ठीक है ना, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये तो आपका पड़ेगा कहाँ पर? कर्नाटक, ठीक है ना, ये हाँ कर्नाटक में पड़ेगा, कर्नाटक।
ठीक है। कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका पड़ जाएगा, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये पड़ेगा तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है ना। सत्यमंगलम बाघ संरक्षण तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये जो है आपका बामियान, ठीक है ना, बायनियाड वन्यजीव, ये बानियाड वन्यजीव पड़ेगा केरल, केरल। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि आपका कावेरी, देखिए कावेरी स्थित कौन हो जाएगा, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कावेरी नदी के, ठीक है ना, होगा। तो इसमें देखिएगा सिर्फ आपका आंध्र प्रदेश नहीं होगा, बाकी सब कावेरी बेसिन के अंदर, इसलिए हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 1 3 4, 1 3 4। तो देखिए आपका 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है ना, कंप्लीट होता है। बाकी कैसा लगा आप लोग, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा, अपना सजेशन जो भी हो दीजिएगा। और भी कुछ सजेशन हो, कुछ और क्या करना हो, ठीक है ना, अगर कुछ ऐसा हो तो बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि फिर एक नया वीडियो लेके आपके लिए, ठीक है ना, आ जाए। और देखिए जितना भी प्रश्न आपको यहाँ बताया गया है डायरेक्ट आपको, ठीक है ना, एसएससी जीडी में आएगा, तो आएगा डिस्कशन से भी प्रश्न आएगा बाबू। इवन ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे वहाँ भी ये प्रश्न आपका लड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।